नमस्कार साथियों, मैं हूं अक्षय यादव और आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं अगस्त क्रांति की समाजवादी दिशा। 22 में बाइसिकल। सम्मानित भाइयों, बहनों और नौजवान साथियों, 9 अगस्त 1942 का दिन 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश राज से भारत के मुक्ति संघर्ष का ऐतिहासिक दिन है। स्वतंत्रता आंदोलन की यह अंतिम और निर्णायक लड़ाई थी जिसने ब्रिटिश सत्ता की जड़ें हिला दी थी। महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन अंग्रेज़ों को भारत छोड़कर जाने का अंतिम अल्टीमेटम भी था। 8 अगस्त 1942 को रात में अंग्रेज़ों भारत छोड़ो प्रस्ताव पास हुआ। गांधी जी ने इस अवसर पर ऐतिहासिक आह्वान किया, करो या मरो, या तो स्वाधीनता प्राप्त कर लो या मर मिटो। उन्होंने कहा, मैं अंग्रेज़ों को चेतावनी देता हूँ, या तो खुद ही भारत का शासन भारतीयों के हाथों में सौंपकर यहाँ से चले जाओ, अन्यथा तुम्हें संपूर्ण भारतीय राष्ट्र की उमड़ती हुई शक्ति का सामना करना पड़ेगा। महात्मा गांधी ने समाचार पत्रों, नरेशों, विद्यार्थियों, शिक्षकों, सरकारी कर्मचारियों और अन्य सभी का आह्वान करते हुए कहा, अब की जो लड़ाई छिड़ेगी वह तो सामूहिक लड़ाई होगी। बम्बई के गवालिया टैंक मैदान में जो प्रस्ताव पास हुआ उसमें कहा गया कि भारत अपनी सुरक्षा स्वयं कर सकता है, अंग्रेज भारत छोड़ दें। देश ने साम्राज्यवादी सरकार के विरुद्ध अपनी इच्छा जाहिर कर दी है, अब उसे उस बिंदु से लौटाने का औचित्य नहीं है। अतः अहिंसक ढंग से व्यापक धरातल पर गांधी जी के नेतृत्व में जनसंघर्ष शुरू करने का निर्णय लेते हैं। महात्मा गांधी ने इस प्रस्ताव पर 70 मिनट तक भाषण दिया। उन्होंने कहा, मैं आपको एक मंत्र देता हूँ, करो या मरो। प्रस्ताव पास होने के बाद ही आधी रात से ब्रिटिश सरकार ने नेताओं की गिरफ्तारी शुरू कर दी। महात्मा गांधी, नेहरू, पटेल, मौलाना आज़ाद आदि गिरफ्तार कर लिए गए। तय कार्यक्रम के अनुसार 9 अगस्त 1942 को क्रांति दिवस का ऐलान किया गया था। बम्बई के गवालिया टैंक मैदान के चारों तरफ उस दिन पुलिस तैनात थी, किंतु आश्चर्य अरोड़ा आसाफ अली ने मैदान में तिरंगा फहरा ही दिया। इसके बाद तो पूरे देश में हलचल मच गई। समाजवादी साथियों ने तब नेतृत्व संभाल लिया। अगस्त क्रांति आंदोलन को व्यापक बनाने में श्री जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर लोहिया अग्रणी रहे। अच्युत पटवर्धन, रामानंद मिश्र, S.M. जोशी, यूसुफ मेहर अली भी उनके साथ थे। अरुणा आसफ अली के साथ सुचेता कृपालानी, उषा मेहता, माया वनलता सेन ने भी अपनी सक्रिय भूमिका निभाई। हजारीबाग जेल में बंदी जयप्रकाश नारायण जेल की दीवार फांद कर बाहर आ गए। उन्हें जनता ने एक हीरो जैसा सम्मान दिया। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने उषा मेहता, विट्ठल दास रखवाकर, बाबूभाई चंद्रकांत झावेरी और विट्ठल झावेरी जैसे नौजवानों को साथ लेकर रेडियो स्थापित कर 2 सितंबर 1942 से प्रसारण सेवा शुरू की। यह प्रसारण 11 नवंबर 1942 तक चला। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की गिरफ्तारी के बाद उन्हें भयंकर यातनाएं दी गईं। लंदन से दक्षिण अफ्रीका लौटते हुए गांधी जी ने जहाज पर नवंबर 1909 में हिंद स्वराज पुस्तक लिखी थी, जिसे 1910 में अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया था। गांधी जी ने ग्राम विकास को केंद्र में लाकर वैकल्पिक टेक्नोलॉजी, स्वदेशी का प्रसार तथा सर्वोदय को महत्व देते हुए लोक का पक्ष लिया था। गांधी जी कहते थे, मेरे सपनों का स्वराज तो गरीबों का स्वराज होगा। हमारा स्वराज तभी पूर्ण स्वराज होगा जब जीवन की आवश्यक सुविधाएं हमें उपलब्ध हों। आर्थिक समानता अहिंसापूर्ण स्वराज की चाबी है। आर्थिक समानता के लिए काम करने का अर्थ है पूंजी और मजदूरी के बीच झगड़ों को हमेशा के लिए मिटा देना। विचारधारा किसी भी राजनीतिक दल की नींव होती है। समाजवादी विचारधारा व्यक्ति के साथ सामाजिक समानता पर बल देती है। समाज उसी विचारधारा को स्वीकार करता है जो समाज के साथ कदम से कदम मिलाकर चले।
समाजवादी पार्टी बदलते समय के अनुसार अपनी विचारधारा को वर्तमान समाज की चुनौतियों और सरोकारों से जोड़कर देखती है। समाजवादी आंदोलन के प्रेरणा पुरुष डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की मान्यता थी कि एक गरीब देश में राजनीति का पहला और सबसे बड़ा उद्देश्य है लोगों का पेट भरना। अगर लोगों का पेट नहीं भरता तो फिर उस देश की राजनीति निकम्मी और असफल है। आज नौजवानों, किसानों, मजदूरों, महिलाओं के सामने कई तरह की चुनौतियां हैं। इन्हें दूर करके ही खुशहाल समाज की तरक्की का निर्माण किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश में इन विचारों को धरती पर उतारने और खेती गांव की तरक्की के लिए 2012 से 2017 की समाजवादी सरकार ने बजट में विशेष व्यवस्थाएं की थी। शहरों और गांवों के बीच संतुलन बनाने का भी काम हुआ था। गांवों में बिजली, पानी, सड़क की व्यवस्था की गई और किसान को आर्थिक सुरक्षा दी गई। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के किनारे मंडियों की व्यवस्था इसलिए की गई जिससे किसानों को फसल का लाभकारी मूल्य मिल सके। इसी तरह समाजवादी सरकार में समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनना शुरू हुआ था जिसे भाजपा सरकार 3.5 वर्षों में भी पूरा नहीं कर सकी। समाजवादी पार्टी की मान्यता है कि पूंजीवाद के विरुद्ध समाजवादी व्यवस्था को अपनाकर ही भारत आत्मनिर्भर बन सकता है। कृषि भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। कृषि में हो रहे घाटे को पूरा करना और निश्चित मुनाफा देना सरकार का दायित्व है। किसान का अपना बाजार होना चाहिए, अन्यथा किसानों की आत्महत्या नहीं रुकेगी। मंडियों के विस्तार से किसान अपनी फसल के लाभप्रद मूल्य पा सकेगा और बिचौलियों की लूट से बचेगा। कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा निवेश करना चाहिए। इन क्षेत्रों में विदेशी निवेश से बचना देश हित में होगा। कृषि में विदेशी निवेश वस्तुतः किसानों का उनके खेतों से स्वामित्व छीनना होगा। किसान गुलाम बनकर निवेश की इच्छा अनुसार फसल बोने और बेचने को बाध्य होगा। सन 1942 की अगस्त क्रांति की अवधारणा अंग्रेजों भारत छोड़ो के आधार पर सन 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर वैचारिक आंदोलन से स्वतंत्रता संग्राम के सपनों को साकार करने का लक्ष्य है। इसके लिए समाजवादी पार्टी जमीनी स्तर पर संघर्षरत है। प्रगति को प्राथमिकता देने के साथ सामाजिक समरसता को आगे बढ़ाना है। जेपी लोहिया के रास्ते पर समाजवादी पार्टी चलने को संकल्पित है। 25 जून 1975 को देश में आपातकाल लगा और सत्ता के दुरुपयोग का दौर शुरू हुआ, लेकिन लोकतंत्र विरोधी निर्णयों के खिलाफ जनता में जो आक्रोश पैदा हुआ वह इतिहास का एक जीवंत पृष्ठ है। खेद है कि भाजपा ने उससे कोई सबक नहीं सीखा। सत्ता में आने पर भाजपा ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में संपूर्ण क्रांति से उपजे मुद्दों की भी अनदेखी कर दी। जेपी आंदोलन के भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी के अलावा लोकतंत्र मुख्य मुद्दे थे। भाजपा ने विनाशकारी रास्ता अपना लिया है और लोकतंत्र की आवाज़ को अनसुना कर दिया। सत्ता पर एकाधिकारी मानसिकता भाजपा में कूट कूट कर भरी हुई है। गरीबों पर अन्याय और भ्रष्टाचार भाजपा राज में थम नहीं रहा है और जनता को परेशान करने वाली गलत आर्थिक नीतियों के चलते लोग त्रस्त हैं। सन 1942 के आंदोलन में बड़े पैमाने पर शहरी जनता, किसानों और ग्रामीणों में अद्भुत चेतना जगी थी, जिसके फलस्वरूप राजनीतिक सत्ता में वे साझेदारी मांगने लगे। परंतु आज भी सही मायनों में राजनीतिक, प्रशासन और आर्थिक व्यवहार में पिछड़ों और दलित वर्ग को समुचित साझेदारी नहीं मिल पाई है। समाजवादी पार्टी ने सामाजिक न्याय की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। सबको सम्मानजनक जीने का अधिकार मिले, इसके लिए समाजवादी मानते हैं कि सामाजिक न्याय और सौहार्द के साथ ही व्यक्ति और समाज की जब आर्थिक प्रगति होगी तभी लोकतंत्र की सार्थकता सिद्ध होगी। डॉक्टर लोहिया की सतत क्रांति की कल्पना नए समाज की रचना का आधार है। वैसे भी आज विचारधाराओं में टकराव है। एक तरफ लोकतंत्र है तो दूसरी तरफ अपने को सर्वोपरि दिखाने की एकाधिकारवादी मानसिकता। हमें तय करना है कि किधर जाना है। मूल अधिकार उस समाज और व्यक्ति द्वारा प्रयोग किए जा सकते हैं जो कानून के प्रति आदर रखते हैं, जो जिम्मेदारी तथा नियंत्रण के समय व्यवहार के लिए तैयार हों।
लेकिन जब कोई एक समूह या दल राज्य को कैद करने को संगठित होते हैं या इसे अपना लक्ष्य बना लेते हैं तो किसी समाज के लिए इनका सामना करना बिना किसी अहिंसक प्रतिरोध के संभव नहीं हो सकता। हम लोकतंत्र की परिधियों में रहकर ही संविधान के मूल उद्देश्यों को बचा सकते हैं। ये कम चिंताजनक नहीं है कि सत्ता का केंद्रीयकरण होने की बराबर संकेत मिल रहे हैं। केंद्र में अधिनायकवादी प्रवृत्तियां दिख रही हैं। आखिर क्यों देश में फिर आपातकाल की आशंकाएं घर करती जा रही हैं? गत वर्षों में भारत के राजनीतिक तंत्र का सांप्रदायिकरण करने और पुरातनवाद को बढ़ावा देने के प्रयास किए जाने लगे हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा संविधान में वर्णित मूल अधिकारों को ही नेपथ्य में डाला जा रहा है। नागरिक का अधिकार और सम्मान बड़ा प्रश्न है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण का मानना था कि लोकतंत्र का पौधा चाहे जिस प्रकार का हो, अधिनायकवाद के वातावरण में विकास और उन्नति प्राप्त कर सकता है, इसमें संदेह है। अगर हम लोकनायक जयप्रकाश जी के कथन को याद करें तो हमारे लोकतंत्र के टूटने का आसन्न खतरा नहीं है, लेकिन हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि इसमें वह सब दोष हैं जिनके कारण लोकतंत्र दूसरे देशों में समाप्त हो गया। लोकतांत्रिक मूल्यों की चेतना के बगैर लोकतंत्र निर्जीव और ढांचा भर रह जाएगा। इस बुनियादी कमजोरी की परख हमें 1975 की आपात स्थिति में हो चुकी है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने आपातकाल के जन प्रतिरोध के लिए संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। कांग्रेस ने लोकतंत्र से खिलवाड़ किया तो भाजपा ने भी संपूर्ण क्रांति के लक्ष्य को कमजोर किया है। इन दिनों भाजपा वर्चुअल रैली के नाम पर जनता को धोखा देने और झूठे प्रचार को बढ़ावा दे रही है। ये राजनीति की नैतिकता और निष्पक्षता को नष्ट करने की साजिश है तथा नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों पर कुठाराघात है। कांग्रेस और भाजपा दोनों ने केंद्र और राज्यों में सरकारें चलाई। दोनों की आर्थिक नीतियां एक समान होने के फलस्वरूप देश में पूंजीवादी ताकतों का बढ़ावा मिला है। गैर बराबरी, बेरोजगारी, महंगाई बढ़ी है। दोनों ने संविधान की मूल भावना को ठेस पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। सामान्य आदमी को ताकतवर बनाने के बजाय उसको असहाय बाजार के अधीन करने का काम किया है। इनके कारण संवैधानिक संस्थाओं में जनविश्वास को खतरा उत्पन्न हुआ है। आज़ादी के 74वें वर्ष में सामाजिक आर्थिक विषमता, राजनीतिक विभेदकारी नीति रीति में कोई सुधार नहीं हुआ है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का स्पष्ट मत था कि भारत के स्वतंत्र होने से ही सब कुछ साध्य होगा। ऐसा बात नहीं है। भारत एक ऐसा राष्ट्र बनना चाहिए जिसमें प्रत्येक नागरिक के धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अधिकार समान हों और हर एक के व्यक्तित्व के विकास के लिए उचित अवसर मिल सके। ये बात तो पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी मानते थे कि आज का भारत उनकी पीढ़ी के सपनों का भारत नहीं है। राष्ट्रीय और व्यक्तिगत चरित्र में आई गिरावट से वे चिंतित रहते थे। उनका कहना था कि प्रशासन की स्पष्ट नीति को दृढ़ता से कार्यान्वयन हो, लेकिन कार्यान्वयन करने वालों का चरित्र संदेह रहित होना चाहिए। आचरण में ईमानदारी और चरित्र की शुद्धता पर उनका विशेष बल था। विकास का नियोजन समाजवादी नहीं होने से देश के विविध तबके, किसान, मजदूर, आदिवासी, दलित, युवा, कारीगर, महिलाएं वंचित और शोषित ही बने रहे। बेरोजगारी बढ़ने से नौजवानों का भविष्य अंधेरे में है। छात्र छात्राओं की आवाज़ को कुचला जा रहा है। वैश्वीकरण, पूंजीवाद, उदारीकरण, निजीकरण के जरिए पूंजीवादी ताकतों को ही लूट की छूट मिली हुई है। देश के समक्ष आज जो गंभीर समस्याएं हैं, इनका हल पूंजीवादी व्यवस्था से नहीं, समाजवादी व्यवस्था से होगा। कर्ज के बोझ से लदा हजारों किसान फांसी के फंदे पर झूल चुका है। अधिकाधिक मुनाफा और सहूलियतों के साथ पूंजी घरानों को आमंत्रित करना देश की संप्रभुता, स्वावलंबन, आजीविका पर हमला है। आत्मनिर्भर का यह तथाकथित तरीका बहुत घातक होगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS अपना एजेंडा देश का राजनीतिक एजेंडा बनाना चाहता है। वह समाज को जातिवाद और संप्रदायवाद को सर्वोच्च स्थान दिलाने में जी जान से जुटा है। आज़ादी के राष्ट्रीय आंदोलन में हिस्सा न लेने वाले और आपातकाल लगाने वाले दोनों एक ही नाव के सवार हैं।
जाति और जातीयता का सर्वाधिक विरोध डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने किया था। डॉक्टर अंबेडकर मानते थे कि जाति व्यवस्था मनुष्य को संवेदनहीन बनाती है। जाति ने जन चेतना को मार दिया है, उसने जन जागरण को असंभव बना दिया है। जाति प्रथा में योग्यता और गुण के लिए कोई स्थान नहीं। ये जाति प्रथा न केवल मानव गरिमा के विरुद्ध है बल्कि समता मूलक समाज के स्वप्न के विरुद्ध भी है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया तो मानते थे कि हिंदुस्तान की दुर्गति और हजारों वर्ष की गुलामी के पीछे जाति प्रथा रही है। परिवर्तन के विरुद्ध और स्थिरता के लिए जाति प्रथा एक भयंकर शक्ति है। उन्होंने देश में जाति तोड़ो आंदोलन चलाते वक्त ये नारा दिया था, सोशलिस्टों ने बांधी गांठ, पिछड़े पावे 100 में 60। इस तरह वह समाज में व्याप्त जड़ता को तोड़ना चाहते थे। विशेष अवसर का सिद्धांत इसी को पुष्ट करता है। अगस्त क्रांति के शहीदों का सपना देश में किसान, मजदूर और युवाओं का राज स्थापित करना था ताकि सभी को हक व सम्मान का जीवन हासिल हो सके। इस सपने को साकार करने की जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी की है। जिस तरह समाजवादियों ने अगस्त क्रांति जेपी आंदोलन के दौरान अग्रणी भूमिका अदा की थी, उसी तरह आज भी उसकी स्वर्णिम परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हम समाजवादी भी एकजुट होकर संवैधानिक मूल्यों को बचाने तथा उन्हें पुनः स्थापित करने की ऐतिहासिक भूमिका का निर्वहन करेंगे। समाजवादी पार्टी के पास युवा नेतृत्व, युवा साथियों की ताकत, संघर्ष से ना डिगने वालों एवं किसानों और गरीब श्रमिकों का जीवंत समूह है। समाजवादी पार्टी लोगों की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने को प्रतिबद्ध है। भविष्य में विश्व स्तरीय ढांचागत संरचना तैयार करने की भी योजना है। समाजवाद के जरिए उद्योग, लघु, सूक्ष्म एवं कुटीर उद्योग और कृषि के लिए आधारभूत संरचना तथा तकनीकी रूप से सक्षम सुविधाओं के निर्माण हेतु निरंतर प्रयासशील रहा जाएगा। समाजवादी पार्टी डिजिटल परिवर्तन की पक्षधर है। ये समय की आवश्यकता है कि भविष्य में इंटरनेट और डिजिटल टेक्नोलॉजी से व्यवस्था प्रभावित होगी। समाजवादी पार्टी इस वास्तविकता को पहले से ही महसूस कर चुकी है। इस परिवर्तन की बुनियाद समाजवादी सरकार में रखी गई थी। जब छात्र एवं छात्राओं को लैपटॉप प्रदान किए गए, समाजवादी सरकार ने छात्र छात्राओं को 18 लाख लैपटॉप बांटे गए थे ताकि वह आज की दुनिया से जुड़ सकें। सोशल मीडिया के कारण सुविधाएं विकसित हुई हैं। इस माध्यम में पारदर्शिता एवं निष्पक्षता जरूरी है। इससे व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और लोकतांत्रिक प्रणाली को ताकत मिली है। बैंकिंग सहित हर क्षेत्र में इसका प्रयोग किया जाता है। दुनिया तकनीकी क्षेत्र में तेजी से बढ़ रही है। नित नए आविष्कार हो रहे हैं। प्रगति के लिए समय के साथ चलना जरूरी है। व्यवस्था में बदलाव की सुविधा के लिए समाजवादी सरकार में आधुनिकतम तकनीकी के साथ यूपी डायल 100 नंबर सेवा शुरू की गई थी, जिससे किसी घटना स्थल पर बिना देर किए पुलिस पहुंच सके। महिलाओं से छेड़छाड़ रोकने के लिए 1090 वुमेन पावर लाइन सेवा, बीमारों को अस्पताल पहुंचाने के लिए 108 समाजवादी एम्बुलेंस सेवा तथा गर्भवती महिलाओं के लिए 102 नंबर एम्बुलेंस सेवा की व्यवस्था की गई थी। समाजवादी पेंशन योजना के अंतर्गत 6,000 रुपये प्रतिवर्ष 55 लाख महिलाओं को दिए जाने की व्यवस्था समाजवादी सरकार में लागू थी। समाजवादी पार्टी हमेशा पीड़ितों और अन्याय के शिकार लोगों के साथ खड़ी रही है। इसीलिए कोरोना संकट में बदतर हुए श्रमिकों को राहत पहुंचाने में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता दिन रात लगे रहे। हजारों श्रमिकों एवं ज़रूरतमंदों को भोजन की व्यवस्था कराई गई। जो श्रमिक इस दौर में जान गंवा बैठे, उनके परिवारजनों को 1-1 लाख रुपए की मदद की गई। रास्ते में फंसे श्रमिक परिवारों को उनके घर भिजवाया गया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एवं सांसद मोहम्मद आजम खां के साथ जो व्यवहार भाजपा सरकार कर रही है वह अनैतिक एवं अमानवीय है। लोकतंत्र में सरकार का आचरण बिना राग द्वेष का होना चाहिए। भाजपा सरकार द्वारा समाजवादी पार्टी के नेताओं को अपमानित करने और यातना देने के लिए झूठे केसों में फंसाया जाता रहा है। भाजपा समझती है कि इससे समाजवादी पार्टी का मनोबल तोड़ा जा सकता है। भाजपा इसमें कभी सफल नहीं हो सकेगी। भाजपा ने अब तक कोई वादा नहीं निभाने का
विश्व रिकॉर्ड बनाया है। समाज का हर वर्ग उसकी कुनीतियों से बुरी तरह त्रस्त है। गांधी जी का सभी धर्मों के प्रति स्वभाव का आग्रह, अधर्म का विरोध और सत्याग्रह तथा अहिंसा का दर्शन, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का अन्याय के खिलाफ सिविल नाफरमानी का संघर्षशील मार्ग और लोकनायक जयप्रकाश नारायण की लोक नीति एक नए परिवर्तन की बुनियाद बन सकती है। अगर मानवता को पूंजी और सत्ता की हिंसा से मुक्ति दिलानी है तो समाजवाद का सपना देखना होगा। समाजवाद महज एक राजनीतिक विचारधारा ही नहीं बल्कि एक संपूर्ण जीवन दर्शन भी है। भारत में समाजवादी होने का अर्थ है समाजवादी दर्शन के अनुसार अपने नित्य व्यवहार को ढालना। इसका अर्थ है सादगी, मित व्यक्तिता, परंपरा व्यवहार में समता, प्रेम, ईमानदारी, नेतृत्व के प्रति निष्ठा तथा साध्य साधन की पवित्रता को अपनाना। 8 अगस्त 1942 को भारत की स्वतंत्रता के लिए अंतिम और निर्णायक युद्ध का आह्वान करते हुए गांधी जी ने हर हिंदुस्तानी से कहा था वह अपने को आज़ाद समझे। लड़ाई छिड़ने पर स्वभावतः उनके मार्गदर्शन के लिए कोई नेता बाहर नहीं रहेंगे, इसीलिए उनको ही अपना नेता बनकर अपनी जिम्मेदारी को समझकर अपना कार्यक्रम बनाकर युद्ध को चलना होगा। आज यही उद्बोधन समाजवादी पार्टी के हर कार्यकर्ता, नेता, पदाधिकारी के लिए मार्गदर्शन का प्रेरक संदेश है। सन 2022 में परिवर्तन के लिए खुद से ही हर समाजवादी कार्यकर्ता को पहल करनी होगी। 2022 में समाजवादी का काम जनता के नाम का उद्घोष रहेगा। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक परिवर्तन के लिए युवाओं, किसानों, मेहनतकशों और समाज के विचारशील वर्गों की सहभागिता ही हमारी ताकत होगी। देश की विविधता को नष्ट करने की साजिशों के दौर में संवैधानिक मूल्यों को बचाने तथा हर नागरिक का समृद्ध एवं सुरक्षित जीवन सुनिश्चित करने के लिए समाजवादी पार्टी प्रतिबद्ध है। सन 2022 के लिए अपनी तैयारियों में हमें कोई कसर नहीं रखनी है। लोकतंत्र को बचाने के सघन अभियान में आप सभी साथियों में एकजुटता और निष्ठा के साथ अनवरत सक्रियता की अपेक्षा करता हूं। राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी एवं पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव।